नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज दोपहर के वक्त अचानक काफी जबरदस्त तरीके से सनसनी मच गई उस वक्त जब यह खबर आई कि भारत और चीन की सीमा के पास जो गैल्वन घाटी है वहां पर चीनी सेना ने भारत के 3 जवानों को, उसमें एक कमांडिंग ऑफिसर है, कर्नल रैंक के ऑफिसर है, और 2 जवान वो शहीद हो गए हैं। हालांकि उसके साथ ये भी जानकारी आ रही है कि चीन की तरफ से भी कुछ हताहत हुए हैं। कितने हताहत हुए हैं अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिली है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही उसके मुताबिक दोनों तरफ से गोलियां नहीं चली हैं, पत्थरबाजी हुई है, झड़प हुई है और एक दूसरे को धक्का मुक्की की गई है। अंतिम तस्वीर अभी भी स्पष्ट नहीं है। भारत सरकार के तरफ से अभी तक किसी तरीके का कोई बयान नहीं आया है। चीन की तरफ से जरूर यह बयान आया है। ग्लोबल टाइम्स, जो उनका एक तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो या कम्युनिस्ट तारीख का जो मुखपत्र कहा जाता है, उसके हवाले से जानकारी आई और उन्होंने यह कंफर्म किया कि भारत के 3 जो सैनिक हैं वो शहीद हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा है, उनके विदेश मंत्रालय के हवाले से खबर है, उनकी तरफ से जानकारी ये भी आई है कि भारत और उनके बीच में बातचीत संभव है और भारत एक तरफा कोई कार्रवाई पैनिक में आके ना करे या किसी तरीके की कोई हरकत ना करे। इस तरीके की बात उनके तरफ से आ रही है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतने लंबे समय के बाद, ये लोग जो जानकार है उनका कहना है 1975 के बाद ये पहला ऐसा वाकया है जब भारत सीमा और भारत और चीन की सीमा पर कोई सैनिक हताहत हुआ है या उसकी जान गई है। हालांकि आखिरी बार जो गोली चली थी दोनों सेनाओं के बीच में 1967 में वो गोली चली थी। फिर भी स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई, क्यों दोनों के बीच में, सैनिकों के बीच में झड़प के साथ साथ शहीद होने की नौबत आई है। इन तमाम मसलों बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शीतल पी सिंह और साथ ही साथ रक्षा विशेषज्ञ, विदेश नीति के जानकार राकेश सिन्हा। शीतल जी, सबसे पहले हमारे आप दर्शकों को ये बताइए कि दरअसल इस वक्त सीमा पर क्या स्थिति है और जो ये जानकारी आ रही है कि दोनों तरफ से हताहत हुए हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये गलवान घाटी से खबर आ रही है जी। ये रात की बात है, बीती रात की खबर। आते आते देर हुई। खबर एक्चुअली चाइनीज सोर्सेस से जब आ गई तब हमारे यहाँ रिएक्शन शुरू हुआ। तो ये तो लग रहा है कि भारत की ओर से इसको कोशिश भर छुपाया गया था जितना छुपा सकते थे। लेकिन जब ये चाइनीज मीडिया ने और चाइनीज विदेश मंत्रालय ने दरअसल पहल की, चाइनीज विदेश मंत्रालय ने अपना विरोध दर्ज करा दिया है ऑफिशियली भारत के दूतावास से और भारत से। और उसके बाद उधर की खबरें जब ज्यादा आ गई तब इधर से काउंटर इफेक्ट हुआ। पहले तो सिर्फ यही खबर आई थी कि 3 लोग मारे गए, जिसमें हमारे एक कमांडिंग ऑफिसर है कर्नल रैंक के और 2 जवान। लेकिन अब भारत की ओर से जो स्पष्टीकरण सेना की ओर से आए हैं उसमें यह है कि नहीं, दोनों तरफ से कैजुअलिटी हुई है। पहले ये शंका हो गई थी कि अगर मृत्यु हुई है तो गोली चली होगी, तो गोलियां वाली खबर पहले चल गई थी। बाद में वो धीरे धीरे अभी साफ हुआ है कि नहीं, गोलियां नहीं चली है, ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ये सब हुआ है। लेकिन अगर जान जाती है तो इसका मतलब बहुत तगड़ी झड़प हुई है, हाथ पैर से ही सही। और इसमें काफी लोग इन्वॉल्व रहे होंगे दोनों पक्षों के। अब कितने कितने ये डिटेल्स जब आएंगे, अगर आएंगे तो पता लगेगा। और इसमें यह है कि स्टोन्स वगैरह भी इस्तेमाल, पथराव वगैरह भी हुआ है आपस में। तो इससे एक बात तो ये समझ में आती है कि जो इसके पहले भारतीय मीडिया में एएनआई के जरिए और सेना के जरिए जो एक खबर प्रसारित कराई जा रही थी कि सब कुछ बड़ा स्मूथ है और गलवान घाटी में सैनिक 2.5 किलोमीटर पीछे चले गए हैं, यह बात तो एक गलत साबित हुई। ये लग रहा है कि वो पीछे जाने न जाने के सवाल पर ही ये सब विवाद की स्थिति आई है। और जैसा अब जो खबरें आ रही हैं कि रात में घटना हुई है 11:30-12 बजे, तो निश्चित तौर पर जो जहां होंगे वहां अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोई कोशिश कर रहे होंगे और दूसरे पक्ष ने उस पर विरोध किया होगा। अब इसमें किसने क्या किया, जब तक डिटेल्स नहीं आते हम लोग किसी को क्या कह सकते हैं। लेकिन हम ये पा रहे हैं कि भारत में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो जब से ये प्रॉब्लम हुई है, कम से कम 1.5 महीने हो गए, ब्रह्मचेलानी समेत जाने कितने लोगों ने इसको साफ साफ लिखा। अजय शुक्ला को अकेले जो है टारगेट किया हुआ है कि उन्होंने क्यों लिख दिया, उनको देशद्रोही और तमाम बताया जा रहा है। यानी ये छुपाने की कोशिश हमारे देश में, एक डेमोक्रेटिक देश में, उससे ज्यादा हो रही जितनी कम्युनिस्ट देश में हो रही। शीतल जी, जो पिछले दिनों खबर आई थी कि जब लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर्स के बीच में मीटिंग हो रही थी
उसके बाद ये कहा गया कि डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ है, दोनों की जी सेनाएं अपने अपने जगहों से थोड़ा पीछे हटी हैं। हैरानी जी की बात यह है कि जब हमारे पास ये जानकारी आई है, जब ये झड़प की जानकारी मिली है, उस वक्त भी आज बातचीत हो रही थी दोनों देशों के बीच में, और दोनों देशों के फौजी अफसरों के बीच में जानकारी के बीच में बातचीत हो रही थी। तो इस एक तरफ बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ इस तरीके की झड़प हो रही है जिसमें कमांडिंग ऑफिसर रैंक का, एक कर्नल के रैंक का ऑफिसर जो है वो शहीद होता है। तो इसको क्या समझा जाए, किस नजरिए से देखा जाए? क्या चाइना वाकई में बहुत बेलिजरेंट है, एग्रेसिव हो गया है, वो भारत को नहीं नहीं संदेश देना चाहता है, या बातचीत किसी मुकाम पे नहीं पहुंच रही है, उसमें बहुत कटुता है? नहीं नहीं, झड़प रात में हुई है 11:30-12 बजे, उस समय कोई बात नहीं हो रही होगी। बातचीत अब दिन में हो रही है, पहले भी जो हुई दिन में हुई थी, अब हो रही होगी कि ये झड़प क्यों हुई, इसके मुद्दों पे बात हो रही होगी। जैसा हम एक गैस कर सकते हैं, क्योंकि हम उसमें शामिल नहीं है, प्रीवी नहीं है उस सूचना के, तो हम सिर्फ गैस कर सकते हैं कि जो कल घटना हुई है, आज उस घटना पर बातचीत हो रही होगी। लेकिन शीतल जी माफ करेगा, मैं आपको रोक रहा हूं। मेरा सवाल ये था कि एक तरफ तो मेजर जनरल रैंक की बातचीत हुई, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की बातचीत हुई, दोनों देशों के बीच में सहमति बनी कि हम आपस में बातचीत करेंगे, डिसएंगेज करेंगे, दोनों की सेनाएं पीछे जा रही थी। उस वक्त ये झड़प का होना और भारत के 3 जवानों का शहीद होना, उस नजरिए से मैंने सवाल पूछा था। नहीं, उसमें मैं ये कहूंगा कि हमें उन शब्दों पे जाना होगा जो दोनों देशों के आधिकारिक वक्तव्य में निकलते हैं। ये डिसएंगेज होने और पीछे हटने की बात भारत की ओर से आ रही है। चाइना के किसी भी वक्तव्य में ये नहीं लिखा है कि वो पीछे हटने जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम लोग इसको बातचीत से सुलझा सकते हैं, दोनों लोग कैपेबल हैं। वो ये उनकी भाषा ये है। हमारी भाषा ये है कि हम बिल्कुल कामयाब हैं और हमने डिसएंगेजमेंट शुरू कर दिया है। तो मुझे इसमें इसीलिए शंका होती कि दो तरह की, और आप जब जो स्पॉट आ रहा है जहां ये घटना हुई है, वो गलवा घाटी में आगे आ रहा है, यानी झगड़ा वहां हो रहा है जहां तक सड़क नहीं बनी है। एक नंबर 2, जहां पहाड़ियों का आखिरी छोर है, वो जहां से स्पॉट आ रहा है, इसका मतलब कोई डिसएंगेजमेंट हुआ नहीं, और उसी क्रम में ये कहीं कहीं झगड़ा हुआ है। मिसकम्युनिकेशन, इसका मतलब सिर्फ हमारे लेवल तक नहीं है, नीचे जो फोर्सेस है उनमें भी रहा होगा। इसलिए भारतीय सेना भी वहां मौजूद है और चाइनीज सेना भी वहां मौजूद है, और उनमें आपस में रात में स्क्रिमिश हो रहा है, फिजिकल कॉम्बैट हो रहा है। बिल्कुल। राकेश, आप इस ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको किस नजर से आप देख रहे हैं? क्या भारत और चीन के बीच में कटुता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि बीच का रास्ता या शांति का रास्ता निकालना मुश्किल हो रहा है? देखिए आशुतोष, भारत की जो रणनीति पिछले 1 साल में जो दिख रही है कि भारत उन तमाम विवादित इलाकों पर जहां वो पहले दावा करता रहा है, अब वहां पर वो फिजिकली अपना कंट्रोल दिखाना चाहता है, वहां पर अपनी मौजूदगी दिखाना चाहता है। पहले ये सारे दावे जो थे, भारत के जो मैप में जो भी डिस्प्यूटेड एरिया रहा है, तो भारत उस समय उस डिस्प्यूटेड एरिया को उतना ज्यादा बोल्डली उस पर अपना हक जताने की कोशिश नहीं करता था, एक शांति बनी हुई थी। लेकिन थोड़ी सी इसमें भारत की तरफ से ऐसा देखा गया है कि उन तमाम इलाकों, जैसे भी गिलगित बलूचिस्तान का मामला देखिए, उसके बारे में भी भारत ने अपनी एक राय रखी है। ठीक उसी तरह से जहां जहां विवादित जगह थे सीमाओं पर, वहां पर भारत ने अपना पक्ष रखा है, मजबूती से रखा है। अब यहाँ पर गालन में ये जो बात ये हो रही है कि एक पहले से एक आपस में कंसेंसस था, यहाँ पर एक कंसेंसस था कि हम एलएसी का सम्मान करेंगे और वहां पर कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे। लेकिन जब पता चला कि चीन ने वहां पहले ही अपने तरफ निर्माण कार्य कर लिया है, परमानेंट टेंट्स बना लिए हैं, तो भारत की तरफ से भी ये शुरुआत हुई, वहां तक वो रोड बनाने जाएंगे। जब ये रोड बनाने गए तो फिर चीनी सेना आके इनको रोकने लग गई। तो वहां पर जो बहुत दिनों से 67 के बाद से भारत और चीन की सीमा पर पूरी शांति रही है। कोई ये शायद 67 के बाद पहली कैजुअलिटी मेरी जानकारी में है। तो पूरी शांति रही थी, इसलिए शांति रही थी कि कंसेंसस था। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि चीन भी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, शायद वो साउथ चाइना का मामला क्यों ना हो, और चाहे उन तमाम विवादित जो सीमाएं हैं भारत के साथ, वहां अपनी ताकत प्रदर्शन कर रहा है। भारत भी अब पीछे हटना नहीं चाहता है। अब वो समझता है कि भारत अब वो 1962 वाली स्थिति में नहीं है, वो पीछे नहीं हटा, वो भी अपना पक्ष रखना चाहता है। तो इसी में जो मुझे लगता है पिछले 1.5-2 महीना से चल रहा है, और इसमें हमारे पास बहुत तरह के वीडियो आए भी हैं, कुछ गलत हैं या सही है, लेकिन वहां पर तो तनाव है। और ये बात मैं शीतल जी की बात में भी सुन रहा था, मैं उनसे पूरी तरह से
इस बात को एग्री करता हूं कि इस बार कुछ ऐसा हो रहा है कि हम जानकारी छिपा रहे हैं। भारतीय मीडिया, भारतीय जो भी व्यवस्था है यहाँ पर, जो भी रक्षा संबंधी जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, वहां जो कुछ हो रहा है उसको छिपाने की कोशिश की जा रही है और सच्चाई नहीं बताई जा रही है। हम सच्चाई ये दिखाना चाहते हैं कि चीन अब वापस जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, चीन वापस गया ही नहीं। चीन इन्हीं 6 वर्षों के अंदर में उस गालन वैली में अपना उन्होंने परमानेंट टेंट बनाया है। इसका मतलब ये नहीं कि चीन पीछे नहीं जा रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि हम आप चीन के सामने ज्यादा मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं और अपना प्रभाव वहां पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। राकेश, शीतल जी से बात करने के पहले एक सवाल और आपसे, क्योंकि पिछले दिनों जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने 2014 के बाद से, तो उनके बारे में एक चीज ये कही जा रही है कि कम से कम वो पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी कर रहे हैं। शी जिनपिंग के साथ उनकी तस्वीरें अहमदाबाद में झूला झूलते हुए दिखाई पड़ी, उसके बाद चेन्नई में भी उन्होंने पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी की, और उसके बाद वुहान, उनके पहले वुहान में भी मीटिंग हुई थी। तो एक तरफ तो हम दोनों देशों के बीच में ऐसा लग रहा है जैसे कि रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ बीच में डोकलाम हो जाता है, फिर उसके बाद ये आपका गलवान घाटी का मसला हो जाता है। अब आपका, जैसा मैं शीतल आपकी बातों से समझ पाया, आपके कहने का मतलब ये, चूंकि चीन सीमा पर बहुत ज्यादा एसर्ट कर रहा है तो भारत भी मजबूती के साथ अपना पक्ष रख रहा है। क्या ये एकमात्र कारण है या कुछ दूसरे कारण? क्योंकि जो ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से जो खबरें आ रही हैं वहां पे वो एक तरीके से बहुत स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि अगर आप अमेरिका के साथ जाने वाले हैं, अगर आप धारा 370 पर पूरी स्ट्रक्चर को चेंज करने वाले हैं, अगर आप G7 में जाने वाले हैं, अगर आप हमको एंटी चाइनीज एक्सिस में जाने वाले हैं, तो हमें प्रॉब्लम होगी। आपकी नजर में क्या समझ में आ रहा है? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि धारा 370 से इस विवाद का कोई लेना देना नहीं है। ये विवाद पहले से ही रहा है। तो जितने भी सीमा विवाद है, अक्साई चीन पर उनका कब्जा हो चुका था और अक्साई चीन पर ही 62 की लड़ाई वहां से शुरू हुई थी, जो हमारे को जो फॉरवर्ड पोस्ट थे जिसको चाइना ने खदेड़ के वापस कर दिया था जब लड़ाई हुई थी 62 में। तो ये पुरानी समस्या है। इसको इस वक्त 370 से या लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि एक चाइना की तरफ से ये बात मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप अमेरिका के साथ आप हैं तो आपको हमारा जो ये भी क्रोध झेलना पड़ेगा। लेकिन भारत, मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले से ज्यादा इस स्थिति में है कि वो बार्गेन कर सके। 62 वाली स्थिति अभी नहीं है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो और अलग क्षेत्रों में है। भारत अभी चीन से बार्गेन करने की स्थिति में है। और ये जो पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी की जो आपने बात की थी, जो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति सिंह के बीच में हुई, उसका कुछ असर जो है मीडिया में रहा होगा, लेकिन धरातल पर उसका कोई फायदा भारत को नहीं हुआ है। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। भले आप चीनी राष्ट्रपति को मवालपुरम लेके गए या उन्होंने अहमदाबाद में झूला झुलाया, कुछ भी किया, हाँ ठीक है, व्यक्तिगत रिलेशन है। अभी भी मुझे लगता है कि आपस में दोनों बात कर सकते हैं, हॉटलाइन में बात होगी, लेकिन जमीन पर जो उनका PLA का जो वहां पर कमांडर बैठा हुआ है, वहां पर उस मोदी और सिंह के पर्सनल इक्वेशन का कोई असर नहीं है। ये विवाद पहले भी था, जिस तरह से 62 में था, उसके बाद जो घटनाएं हुई, उसके बाद जो LAC बना, LAC के तरफ दोनों तरफ तनाव हमेशा बना ही रहा है। डोकलाम की स्थिति कुछ अलग थी कि डोकलाम में भारत बेहतर स्थिति में था। डोकलाम में स्पेसिफिकली भारत बेहतर स्थिति में था, इसलिए आप चाइना वहां पर विड्रॉ कर गया। यहाँ पर चाइना बेहतर स्थिति में है क्योंकि उसने पहले से भी अपने परमानेंट टेंटेज बना रखे हैं और भारत अब वहां रोड बनाने की कोशिश कर रहा है, जिस पर वो रुकावट आ रही है चाइना की तरफ से। मुझे लगता है जो फ्लैग मीटिंग अभी भी हो रही है, फ्लैग मीटिंग के बाद निष्कर्ष यही निकलेगा कि चाइना दबाव डालेगा कि आप रोड बनाना बंद कीजिए। अब इसमें यह देखना है कि भारत की सामरिक क्षमता कितनी है, कूटनीतिक क्षमता कितनी है, वो कितना अपनी बात चाइना के सामने रख पाता है। राकेश जी, मुझे मालूम है कि आप मेरी बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं होंगे, लेकिन दरअसल जो ये बार बार कहा जाता है कि भारत 1962 का भारत नहीं है, तो चीन भी 1962 के समय का चीन नहीं है। आज चीन दुनिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ा सुपर पावर है और अमेरिका से सीधे लोहा लेने की स्थिति में है। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, उसकी सामरिक स्थिति बहुत अच्छी है, वो अपने आप को असर्ट कर रहा है। आशुतोष जी, आप जानते हैं कि चीन को वियतनाम से भी मुंह खानी पड़ी थी। ऐसा नहीं है कि चीन एक बार आंख दिखा देगा और पूरी की पूरी भारत की सेना दुब्बक के अंदर आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। चीन वियतनाम में अपनी मुंह की खा चुका है, तो भारत में भी खाएगा। लेकिन सवाल अब ये हमें देखना है कि कितनी सूचनाएं हमारे पास मिलती है और सच्चाई क्या है। ठीक है, आपका एक पक्ष है, मैं उस पक्ष का पूरा सम्मान करता हूं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन शीतल जी, जो सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं, सवाल महत्वपूर्ण ये है कि
क्यों इस लेवल का प्रोवोकेशन हो रहा है? जो तमाम, राकेश मेरी बात से सहमत नहीं है कि जब मैंने धारा 370 का जिक्र किया, लेकिन इस वक्त जो हिंदुस्तान के बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनकी स्पष्ट तौर पर यह राय है कि धारा 370 एक महत्वपूर्ण सवाल है। अभी ग्लोबल टाइम्स में थिंक टैंक के माध्यम से जो खबर आई है, और उस पर उनके जो इंटीरियर मिनिस्ट्री का एक ऑफिसर है, उन्होंने उसको एक तरीके से ट्वीट किया है, और उसके माध्यम से संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आपने यूनिलैटरली धारा 370 की जगह जो कश्मीर की ज्योग्राफी है उसको जो चेंज किया है, वो उनको पसंद नहीं है, और उनको लगता है कि उसकी वजह से चीन और पाकिस्तान के बीच में एक एक्सिस बनता दिख रहा है। आप कितना सहमत है इससे? देखिए, ये निश्चित तौर पर जो कुछ यहाँ हो रहा है गलवा घाटी में, और ये इस जो झील है इसके आसपास और इस पूरे इलाके में, ये तो निश्चित 370 के जवाब में हो रहा है। 370 घोषित को चेंज करने के बाद जो हमने संसद में घोषणाएं की हमारे गृह मंत्री ने, दरअसल हमारी सैनिक तैयारी ठीक है, वो सिन्हा साहब की बात बिल्कुल सही है कि अब भारतीय सेना वो नहीं है, लेकिन ये और कब्जा तुलनात्मक रूप में जैसा आपने कहा कि वो भी और बढ़े हैं, और उनको एक फायदा ये है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उससे हमारी हॉस्टिलिटी बहुत टफ है। तो कुछ 100 किलोमीटर के बाद पाकिस्तान शुरू हो जाता है। सियाचिन में हम लोग बैठे हैं, वहां हमने एक हवाई अड्डा बनाया हुआ है। उसी हवाई अड्डे को जोड़ने के लिए दौलत बेग ओल्डी एक हम चीन आके बैठ जाना चाहता है, और सड़क को वो तो मना कर रहा है सीधे सीधे कि इसको आप मत बनाइए, ये आप बना के हमें प्रोवोक कर रहे हैं। और इसके लिए वो काफी साज सामान फौज वौज लेके आ गया है, और वो ये इनके बयान चाहे जो हो, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, कोई 1 इंच पीछे नहीं जाने वाला है। उसने जो 60 किलोमीटर हजम कर लिया, उसमें अपने हथियार लेके बैठेगा। अब हाइट्स पे बने रहने के लिए नीचे स्क्रिमिश हुआ है घाटी में, कि उनकी हमारी पार्टी भी चढ़ना चाह रही होगी, उनकी पार्टी भी चढ़ना चाह रही होगी। जवानों में ऐसा होता है, जोश होता है, सेना के लोग हैं, और सामने दिख रहा है कि सामने वाला कब्जा कर लेगा तो वहां से गोली चलाएगा तो हम ही मारे जाएंगे। कारगिल में भी यही हुआ था। कारगिल में भी उन्होंने हाइट्स पे भेज दिए थे अपने लोग, और इसलिए हमारी कैजुअलिटी ज्यादा हुई। हम भले ही अपने को जीता कहते हैं, अपने 500 आदमी मरवा के अपनी जमीन पे कोई जीता होता है, लेकिन हम ऐसे ही जीत बताते हैं। तैयारी कोई थी नहीं, तैयारी उल्टी उसने की, वो 60 किलोमीटर आपके घुसा है और सारी हाइट्स ले ली है। 70% हाइट्स वो ले चुका है आज तक, ये मैं जानता हूँ, और आने वाले दिनों में वो बाकी 30% पे प्रेशर बना रहा है इनको भगाने का। अब ये उसको कितना रजिस्ट कर पाते हैं कि नहीं, ये इनकी रियलिटी है। और चीन से तो मतलब ये मुकाबले की बात, ये सब सिर्फ शेखी और बदतमीजी होती है। हमारे लेवल पे हम कह सकते हैं अब पाकिस्तान हमसे करता रहता है, जैसे दुनिया भर की बात पाकिस्तान की कोई हैसियत है, लेकिन करता रहता है। मुंह को कौन मुंह हरा सकता है? हमारी सामर्थ्य, हमारे पास 10-12 दिन से ज्यादा का गोला बारूद नहीं है। हम किसी भी लड़ाई की स्थिति में 15वें दिन जा नहीं पाएंगे, 10-12 दिन गोला चला पाएंगे। गोले चलाएगा, दोनों तरफ गोला, आदमी चाहिए। न उनके पास आदमी कम है, न उनके पास गोला कम है, वो गोला खुद बनाते हैं, हम खरीदते हैं। ये सब सच्चाइयां हैं। वीर होंगे हमारे लोग ज्यादा तो हम उनके 10 लोग मार लेंगे तो 8 वो भी हमारे मारेंगे। तो ये एक नुकसान होने की स्थिति हो सकती है अगर हम तो वैसे, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होगा जो मुझे लगता है कि हम उनकी ओर नहीं घुस रहे हैं, वो हमारी तरफ घुस रहे हैं। समस्या वो पैदा कर रहे हैं, वो हमारी चीजों पे कब्जा कर रहे हैं। हम उनके यहाँ नहीं गए थे कि हमारी फौज उनके यहाँ गई हुई और उन्होंने फिर झगड़ा कर लिया। ये सच्चाई। बिल्कुल। राकेश, क्या हम आज की तारीख में चीन को गैल्वन हाइट्स से पीछे करने की स्थिति में है क्या? नहीं, अगर आप सामरिक क्षमता की बात करें तो स्थिति ऐसी नहीं है भारत की कि उसको फोर्सफुली वहां से इविक्ट किया जा सके। अभी ये हम सिर्फ कूटनीतिक और जो उस स्तर पर रक्षा जो हमारे संबंध हैं, उस स्तर पर जो बातचीत के दौरान ही हम उनसे उन पर दबाव डाल सकते हैं। और अभी मैं ये मानता हूं कि कोई भी इस तरह की घटना, चाहे अगर हम ये पूरी लड़ाई में इसको अगर हम एस्केलेट करते हैं, ये ना तो चीन के पक्ष में होगा ना भारत के पक्ष में होगा, और दुनिया इसको लड़ाई को होने देगी भी नहीं। जैसे शीतल भाई कह रहे थे कि 10-12 दिन तक, मुझे नहीं लगता है कि भारत और चीन में कोई लड़ाई 10-12 दिन तक चल भी सकती है आज के कंटेक्स्ट में। ये बहुत बड़ा नुकसान दोनों देशों की हो। राकेश, समय खत्म हो रहा है, इसलिए हमें इस बातचीत को यहीं पे खत्म करना होगा। शीतल और राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।
अभी देखते हैं घटनाक्रम आगे कैसे किस तरीके से बढ़ता है, और जैसे जैसे घटनाक्रम बढ़ता जाएगा हम आपको और जानकारी देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।